इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम कहाँ हैं, पार्ट 4A, जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज या कहते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। वास्तव में ये भारतीय संविधान में थे नहीं। मूलतः भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया था। बात ये थी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार तो पहले से भाग 3 में हैं ही, कहाँ 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक थे। नागरिकों के अधिकार तो दिए गए लेकिन कर्तव्य आरोपित नहीं किए गए। जबकि ये समझिए कि अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो कर्तव्य का भी होना उतना ही आवश्यक है जितना अधिकार का, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार संभव नहीं होता। वो अधिकार अगर है तो कर्तव्य, दोनों ये कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों का होना आवश्यक है। वहीं आप पार्ट 4 देखते हैं जिसमें आप कहते हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्यों के कर्तव्य हैं, नागरिकों कर्तव्य नहीं थे। हुआ क्या कि भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट कब आया, 1976 में आया, 42वां संविधान संशोधन। इसके लिए पहले क्या किया गया था, एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति से कहा गया था कि आप इस बात का रिपोर्ट दीजिए कि हम मौलिक कर्तव्य रखें या ना रखें, या हमें मौलिक कर्तव्य रखना चाहिए तो कितनों को रखना चाहिए, समझिएगा बात। तो फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब रिपोर्ट दिया, उसने क्या बताया, कहा कि सरदार स्वर्ण सिंह के अनुसार लगभग जो है 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे कि 10 मौलिक कर्तव्य आप रख सकते हैं। लेकिन हमारी संसद ने क्या किया, जो उन्होंने 10 बातें बताई थी उनमें से 8 तो अडॉप्ट कर लिया, बाकी 2 अपने पास से जोड़ दिया। वैसे इस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ये जो कि क्या है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें पहले 10 ही क्या थे, मौलिक कर्तव्य रहे हैं। 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो आप ये नहीं कहेंगे सर आप तो 10 की बात कर रहे हैं, उसमें 11 है। अरे 11वां आया 2002 में, मैं बात कर रहा हूँ 1976 के पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य रखने की बात की, सुझाव दिया हमारी सरकार को, संसद को। संसद ने उनका 8 ही अडॉप्ट किया, बाकी 2 किया, 2 अपने पास से उसने विचार विमर्श करके ऐड कर दिया। ये नहीं बताया जा सकता वो 2 कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिसे संसद ने अपनी इच्छा अनुसार रखा। लेकिन एक अनुमान अगर आप लगाएंगे तो आपको निकल के क्या आएगा, यहाँ 2 बातें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक जो है आपका ये पर्यावरण। 2 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये निर्देशक तत्वों में तो हैं, है ना। और या तो एक और यहीं कहीं पर है क्या, किसके संबंध में, महिलाओं के संबंध में होगा, है ना। ये देखिए एक चीज और है, इसको आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे मौलिक कर्तव्य इसमें 11 है, ए है एक, तो नंबर 1 कह लीजिए, ये 2 है, ये तीसरा है और ये चौथा है ना। ये 5वां है, ये 6ठा मौलिक कर्तव्य है, ये 7वां है, ये 8वां है और ये 9वां है और ये 10वां है और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ना। जैसे ऐसे याद करिए, आपको चूंकि एग्जाम में आपको जो पूछा जाएगा वहाँ ABCD करके ही पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा, यानी प्रतिस्थापित किया। और इसका सोर्स क्या है, पूर्व सोवियत संघ, यानी जो रसिया का संविधान है, उस रसिया के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना, यानी क्योंकि हमने लिया है अपने आवश्यकता के अनुसार, उसमें हमने परिवर्तन करके संविधान में लाके शिफ्ट कर दिया है। समझे आप बात। यानी अगर ये पूछा जाए कि संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, पूर्व सोवियत संघ रूस, है ना। पहले ज्वाइंट था ना, अब तो अलग हो गया, रूस का विभाजन हो गया। ले तो पहले क्या कहते थे उसे, पूर्व सोवियत संघ ही कहते थे। तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। और संविधान में जो पार्ट 4 था उसी में ए बना दिया गया, क्या, ए, यानी पार्ट इसका भाग 4A कर दिया गया। और जो आर्टिकल वहाँ 51 क्लोज हो रहा था कहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वहीं पर 51A जोड़ दिया गया। समझे आप, क्या जोड़ा गया, ए बना दिया गया बस। और 51A बना करके उसमें 1 से लेकर के 10 की बात की गई थी। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ दिया गया था। अब एक एक की हम बात करेंगे। पहले की बात करते हैं क्या, संविधान को मानने की बात की जाती है।
संविधान को मानो और क्या करो, यानी संविधान का पालन करो। वही संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इसमें ये हमारा कर्तव्य क्या, नागरिकों को कर्तव्य है क्या, कि संविधान को मानो और उसके जो आदर्श हैं, किसके, पहला चीज संविधान को मानो मतलब पालन करने की बात हो रही है, उसमें जो है उन बातों को समझो, और क्या, उसके आदर्शों को सम्मान दो। राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करो, ये हमारा कर्तव्य, उनका आदर करो। ये कहा जाता है क्या, कि संविधान का पालन और उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, उनका हमें आदर करना चाहिए। अगर उनका हम आदर नहीं कर रहे हैं तो आपको दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ये दिया गया जिम्मेदारी कि संविधान के आदर्शों का, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का, तो आप समझ सकते हैं हमें संविधान भी इतनी आसानी से नहीं मिला है, राष्ट्र ध्वज भी इतनी आसानी से नहीं मिला है, राष्ट्रगान भी इतनी आसानी से हमें नहीं हमारे पास है। इसके लिए हमने वर्षों बरस हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, इसीलिए सबसे पहले महत्व किसे दिया गया है, संविधान, राष्ट्र ध्वज और आपका राष्ट्रगान, इसी को। दूसरी बात क्या, हमें और क्या सम्मान, जब हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं तो हमें संविधान के बनाने वालों का भी सम्मान करना होगा, यानी कि दूसरा मौलिक कर्तव्य होगा, यानी 51 का ए का बी होगा क्या, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों की बात चल रही है, गांधी हो, भगत हो, आजाद हो, सबकी बात, यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में, दिल में संजो के रखें। आप भगत सिंह को गाली ना दीजिए, आप आजाद को गाली मत दीजिए, आप भीमराव अम्बेडकर को गाली मत दीजिए, तिलक को गाली मत दीजिए, है ना, इन सबको गाली नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं, यानी वो उनकी बात कर रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, उच्च आदर्शों को दिल में सजो के रखो, पूरा सम्मान दो। नहीं कहो कि महात्मा गांधी ने गलती किया होगा और भगत सिंह शहीद हो गए, वो बात दूसरी है, लेकिन हम अब गाली नहीं दे सकते। इतिहास भले ही गांधी को गांधी ना माने और उनकी आलोचना उस आधार पर की जाती रहे कि हाँ गांधी चाहते तो भगत सिंह बच जाते, और हमेशा इसकी चर्चा हम आप करते हैं, फिर भी हम गांधी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनका सम्मान करना, हमें उनका आदर करना। पहले किसका सम्मान, संविधान को लाने वालों, पहले किसका सम्मान, संविधान का, और फिर किसका सम्मान, जिन्होंने संविधान, राष्ट्रगान लाने के संघर्ष किया हो, सड़कों पर लाठियां खाई मर गए हों और फांसी चढ़ गए हों, उनका सम्मान करना है। तो उनका सम्मान करेंगे नहीं तो आप कहेंगे हम गांधी सम्मान सर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, गांधी को कभी भी इतिहास माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि गांधी ने वो गलती की है, ये सही है, उनकी समझ की बात है कि वो गलती कर दिया होगा। फिर आप बात किसकी करने वाले हैं, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, भारत की प्रभुता और क्या, भारत की एकता, भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अनुरक्षण करना या अक्षुण्ण बनाए रखना बात एक ही है, यानी क्या, हम भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को संरक्षित करेंगे, उसको टूटने नहीं देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। यानी हम कभी भी क्या करेंगे, भ्रातृत्व की भावना जो है वो जगा के रखेंगे, राज्य के बारे में उलझुल नहीं बोलेंगे, अपने ही देश के बारे में, है ना, अगर बना के रखेंगे। हमारा देश सर्वोच्च है, हमारा देश संविधान सर्वोच्च है, हमारी सरकार सर्वोच्च जो नियम बनाती, कानून बनाती है, हम कभी उसकी प्रभुता को ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उसकी प्रभुता नष्ट हो जाए, उसकी संप्रभुता टूटने लगे, उसकी अखंडता टूटने लगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है, उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आगे अभी कहेगा आवाहन पे बुलाओगे तो आएंगे सेवा के लिए, और लड़ेंगे किसके लिए, भारत माता के लिए। नहीं समझे क्या, ये बात एक कर्तव्य हमारा है। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे या अनुरक्षण करेंगे, है ना। फिर कहता है क्या, एकता अखंडता खतरे में होगी ना, तो जब बुलाऊंगा तो चले आना, यानी क्या, आवाहन करने पर देश रक्षा, राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने के कर्तव्य। आप कहेंगे हम तो सेना में नहीं, हम क्यों जाएं दौड़ के, नहीं, देश की रक्षा के लिए आपको आवाहन किए जाने पर जब बुलाया जाएगा तो आपको नंगे पांव जाना होगा, क्योंकि आपने पहला, आपका कर्तव्य क्या है, देश की प्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे, आप उसके लिए तत्पर हैं, उसके तत्पर हैं। तो जब सीमा पर कोई आक्रमण करेगा, आतंकवादी हमला हो जाए, नहीं कोई देश हमला करेगा,
और सेना हमारी कम पड़े, संख्या कम हो, वहाँ सैनिकों की ज़रूरत हो, तो भले ही हम ट्रेंड नहीं हैं, तो अगर देश बुलाएगा कि आइए सीमा पर लड़िए, तो नौजवान कहाँ नजर आएंगे? सीमा में नजर, भले कभी उन्होंने ना चलाया हो तोप, उस दिन तोप चलाएंगे। और ये भी बता दें कि भारत वाले चला भी सकते हैं, भले ही ना ट्रेनिंग लिए हों, क्योंकि फेसबुक और तमाम ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ से भारत के युवा जो है बिल्कुल ट्रेंड हैं। बस खाली एक बार देख लिए किसी को चलाते हुए, तो फिर वो समझिए कि ट्रेंड हो जाएंगे उसी सेकंड में। उनको 1 महीने 1 साल की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, भले का दूसरे मर जाएंगे, लेकिन एक बार अगर उन्होंने कर दिया फायर, जो कि जान ही रहे हैं कि पबजी और फ्री फायर जो गेम है उसमें डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे युवा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो वहाँ जाने के बाद भी उड़ाएंगे। हाँ बस समझ आप। तो आह्वान करने पर अब देखिए कितना अच्छे से याद हो जाएगा। पहला क्या है, संविधान के उच्च आदर्शों को दिल में सजो के रखेंगे, है ना, उसके आदर्श जो राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। फिर कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको दिल में रखेंगे, सम्मान देंगे उन्हें, जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम के बारे। तीसरा कहता है भारत की एकता अखंडता टूटने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, उसकी रक्षा करेंगे, और रक्षा करने का देश आह्वान करेगा, उसकी रक्षा करने के लिए राष्ट्र सेवा के लिए हम दौड़ दौड़ चले जाएंगे, हम उसके लिए पैसा नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व। अब उस पर पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े हैं आप? एक आर्टिकल और है जहाँ पर कहा गया है क्या, बेगारी, आर्टिकल 23 पढ़िएगा, बेगारी नहीं है वो, देश सेवा है। तो यानी कि अगर बुलाएगा तो हम चले जाएंगे लाठी डंडा लेके। ऐसा भी सकता है जो नहीं कुछ चला पाते हैं वो कहेंगे लाठी डंडा लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या, अगर पाकिस्तान भारत को युद्ध हो जाए तो उत्तर प्रदेश के जो नौजवान है ये तो लाठी डंडे जीत लेंगे युद्ध पूरा, उनको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोना उसके पास नहीं, जितनी जनसंख्या यहाँ है उतना पूरे देश की जनसंख्या नहीं होगी, ये दशा होगी। मतलब यूपी ही उन्हें साफ कर देगा, किसी और राज्य की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा राज्य है कि साफ कर दे किसी पाकिस्तान को। हाँ वो तो जो भी बात है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। तो आप याद करना भी आसान है कि संविधान को मानना है, आदर्श को, उसके आदर्शों को मानना है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना है, जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करते हैं उनको दिल सजो के रखना है, भारत की एकता और प्रभुता अखंडता को टूटने नहीं देना है, जरूरत पड़ने पर आह्वान करने पर चले जाएंगे, देश सेवा रक्षा के लिए लाठी डंडा चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, सेना में लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। कितना आसान याद करना है, इसे याद होगा क्या? ये ऐसे नहीं याद होगा। फिर अब जब आपने आह्वान करने के बाद राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर हैं, तो कह रहा आप क्या कि कभी मान लो क्या हो जाए कि, कहाँ गया भाई, हाँ, जब जाओगे आवाहन करने पर तो वहां लोगों में क्या होना चाहिए, सामाजिक समरसता। भले ही विविध धर्म, विविध जाति के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विविध भाषाएं हैं, तो वहां क्या होना चाहिए, लोगों में भ्रातृत्व भावना का विकास होना चाहिए। अगर भ्रातृत्व भावना का विकास होगा लोगों में तो क्या होगा, मिलजुल के देश की रक्षा कर ले जाओगे। यानी आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। यानी भाषा का भेदभाव होता हमारे यहाँ, है ना, धर्म का भेदभाव होता है, हम जिस क्षेत्र जिस राज्य के होते हैं उसका भी भेदभाव क्षेत्रवाद होता है, उससे परे हो। और सबसे खास बात, जब हम सब एक हैं, हम एकता दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, जो है तीसरे मौलिक कर्तव्य में, तो जब हम पहुँचते कहाँ, पाँचवें में, तो यहाँ का भ्रातृत्व भावना का विकास करना है तो हमें ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना पड़ेगा जो महिलाओं के सम्मान में क्या हो, जो उनके सम्मान में विरोध में हो। ऐसी प्रथाओं को हम परित्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको त्याग देंगे। किसके सम्मान के लिए? स्त्रियों के सम्मान के लिए। तभी सामाजिक समरसता, भ्रातृत्व की भावना, भाई बहन का प्यार पनपेगा। नहीं, कहाँ पनपेगा भाई? स्त्रियाँ अलग चली जाएं तो खाना बनेबे न करिए, युद्ध लड़ो तुम, है ना। तो भाई ऐसी प्रथाओं का त्याग करो। अगर वो जा रही हैं तो उनको भी सम्मान दीजिए। तो अब आप समझोगे मेरी बात को। फिर क्या है? संस्कृति, छठा आपका मौलिक कर्तव्य यानी एफ, संस्कृति का महत्व एवं परिरक्षण की बात की जा रही। मतलब क्या? हमारी सामाजिक संस्कृति और जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसको महत्व दीजिए। और क्या करिए? उसको महत्व देने के साथ साथ उनका परिरक्षण करिए, उनको बना के रखिए, सजो के रखिए। यही कर्तव्य हमारा है। तो आप कर्म लगाते जो चले जाएंगे। आह्वान किया, चले गए, भ्रातृत्व भावना का विकास किए, प्रथाओं का त्याग, ऐसे प्रथाओं का त्याग
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथा हमें नहीं चाहिए, है ना। फिर हम अपनी संस्कृतियों का संरक्षण करेंगे जो बरसों बरस से चली आ रही हैं, जो हमारा कल्चर है ना, उस जो गौरवशाली परंपरा चली आ रही, भाई बहन का प्रेम होता है ना, और सम्मान। हिंदुस्तान में तो सम्मान है ना कि अपने से बड़ों का हम चरण स्पर्श करते हैं, भले हम उसे ना जानते हों, पहले कभी ना मिले हो, किसी ने बता दिया ये फला है तो हम झुक जाते हैं। हमारा कल्चर तो यही है ना, सम्मान देते हैं। तो आप वहाँ किस भावना का विकास होता है? जब आप किसी के चरणों में गिरते हैं तो एक उसके अंदर भाव आता है कि ये तो अपना ही है ना। आता है, नहीं आता है? इसी लोग पैर छूते, किसी का नहीं, ऐसे नहीं छुएंगे ना। जैसे आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो आप नमस्कार क्यों करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं? इसी तो करते हैं। करने का तो ही तो रीजन है आपके कि आप प्रणाम करेंगे, अगर मौका मिलेगा चरण स्पर्श भी करेंगे, जैसे मौके आपको मिलेंगे। तो वहाँ एक भाव उसमें जागृत होता है, उसके अंदर कैसी भावना होती है? भातृत्व भावना का विकास होता है कि यानी कि मुझे इसकी बात सुननी है क्योंकि ये अपना ही तो है, ये मतलब होता है। तो ऐसे नहीं कि कोई पैर किसी छू रहा तो उससे डरा, डरने की बात नहीं। एक भाईचारा अच्छे से बने, मेंटेन रहे, ये हमारा कर्तव्य है इस बात का, है ना। हम ऐसी प्रथाओं को भी नहीं बढ़ाएंगे जिसमें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, है ना। तो ये हो गया। फिर संस्कृति का हमने कहा कि जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसकी महत्ता को समझेंगे, उसका परिरक्षण करेंगे। जब हमने वो किया तो उस संस्कृति का परिरक्षण करने में, संस्कृति की महत्ता को समझने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पर्यावरण को ही भूल जाएं। क्योंकि पहाड़ हम कहाँ रह रहे हैं, हम किसी न किसी इन्वायरमेंट में तो रह रहे हैं। तो पर्यावरण को हमें समझना होगा। यानी पर्यावरण में क्या, पर्यावरण का, झील का, नदियों का, वन्य जीवों का। नहीं तो भेड़िया को मार के ऐसे खत्म कर दो, समाप्त हो जाए इस जो भारत से ही, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, है ना। पर्यावरण, झील, नदी, वन्य जीव संवर्धन करो, उन्हें बचा कर रखो, उन पर दया का भाव रखो। शिकार मत करो, ज़्यादा शिकार करके पका के मत खाओ, उतना ही जितने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ढहा दो, मिल जाए तो सभी एक साथ गिरा ही दो, सभी जानवरों को गिरा के फिर सब लोग खाते ही रहो। फिर उसके बाद बताओ कि हम तो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव, उनकी रक्षा करो, उनका संरक्षण करो। हमने एक शब्द यहाँ नहीं लिखा है दया भाव को, मैंने लिखा दया का भाव, लेकिन बता दें आपको, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र क्या, जैसे हमारे अंदर जीव है वैसे उनके अंदर भी जीव है। तो आपको मार के खाने का अधिकार किसी ने दिया नहीं है। अगर आपके यहाँ सब्जी ना हो तो बेशक खाइए। ये यूरोप नहीं है, हिंदुस्तान है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की विविध सब्जियाँ मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास जो शायद उनकी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करके फिर उसका पकवान बना के खाएं, है ना। इसकी ज़रूरत हिंदुस्तान में नहीं है, इसकी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जहाँ पर ना हो, जहाँ पे संसाधन नहीं है, वहाँ की मजबूरी है, खाना है आपको। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उससे कई गुना अधिक एनर्जी आपको मिलेगी। तो कहेंगे नहीं हम तो इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। इकोसिस्टम मेंटेन कर तो खाली बकरे मुर्गे से मेंटेन होगा क्या? तो फिर आप सभी जानवरों को खत्म करिए, नहीं तो फिर सबको खत्म कर दो, इकोसिस्टम मेंटेन होगा। उसमें फिर सर्प को भी शामिल करो, बिच्छू को शामिल, सबको शामिल करो, क्योंकि वो भी डैमेज कर रहे हैं सिस्टम पूरा, उनको भी लाइए। नहीं एक उसमें से एक उपभोक्ता गायब कर दोगे, एक उपभोक्ता खत्म कर दिया। अरे भाई द्वितीय को उपभोग, तृतीय खत्म, द्वितीय को खा रहे हो, प्राथमिक को छोड़ रहे हो, समझिए आप। अब कहा कि जब पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करना है तो 8वां मौलिक कर्तव्य क्या रहा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास को अंधविश्वास आपके अंदर ना हो। यानी सीधी बात क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की संभावना हमेशा बना के रखिए। आप किसी अंधविश्वास में मत रहिए। यानी क्या, वैज्ञानिकवाद का दृष्टिकोण, मानववाद का ज्ञान अर्जन। मानववाद का मतलब कि आप जो हैं, मतलब अंधविश्वास जैसे बलि चढ़ाई जाती थी उसकी बात हो रही है। आप अंधविश्वास, अगर विज्ञान की ओर जाओगे तो अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी बात, ज्ञान अर्जन करो, सुधार लाओ उसमें। अंधविश्वास जैसे देखते हैं आपकी फूंक छोड़ देते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं, पानी में फूंक दिए, है ना, और उसके बाद कागज फूंक दिए, और उसके बाद नमक में फूंक दिए। हाँ, वही सब टोना टोटका जो होता है जितना, और भी चीज़ें हैं इसमें जो लोग उसमें झाड़ फूंक करवाते रहते हैं। तो झाड़ फूंक करवाना एक अंधविश्वास ही है। हाँ, मंत्रों की शक्ति है, उससे कोई वो नहीं है, मंत्र हैं उनमें शक्ति भी है, और अगर मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन ये जो फूंक छोड़ते हैं मुल्ला जी लोग, मतलब मौलाना जी लोग, मेरा कहने का मतलब है, मुझे नहीं लगता उसका कोई मतलब निकलता है।
फूंक छोड़ने से कोई बीमारी नहीं खत्म होगी, दबस खत्म होगी। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करो मानववाद के लिए, और ज्ञान अर्जन करोगे तो जाहिर सी बात है अंधविश्वास टूटेगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखो भाई, आपकी जिम्मेदारी है। हिंसा ना करो, मतलब सीधी बात है, हिंसा दूर रहो। कोई धरना दे रहे हो और कह रहे हो कि ये सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको जला क्यों रहे हो? जलाइए नहीं, यह आप कर्तव्य नहीं है। आप कर्तव्य ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की संरक्षित करिए, ये नहीं कि हिंसा ना करिए। जैसे लोग क्या करते हैं, कोई धरना दे रहे हैं, धरने में बसें फूंक दे रहे हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हो हमारी, हम चाहे जलाए चाहे रखें। अरे आपके अकेले की नहीं है, सबकी है भाई, इस देश की संपदा है वो। और ट्रेन में यात्रा करते हैं, वंदे भारत ट्रेन चली, कुछ गांव वाले उसमें बैठ करके, उसमें जितना उसका बेड से उससे सीट था, उसके अलावा उसमें जो क्या लगा था, मिरर लगा था, उसमें हैंड वॉश रखा था, गायब कर दिए। कह रहे हमारे संपत्ति लेके जा रहे हैं। बस्ती और गोंडा के बीच एक स्टेशन, बभनान स्टेशन। बभनान स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां पर वहां जो बभनान के आसपास के लोग हैं, वो ट्रेन बैठेंगे स्वामीनारायण छपिया से, और बभनान तक पहुंचते पहुंचते बीच ही में क्या करेंगे, वो गांव के लोग उसमें से आईना उसका खोल लेंगे, किसका, टॉयलेट का, पंखा है निकाल लेंगे, अधिकतम उसका जो उसमें लगता है प्लाईवुड लगती है ना, उसको भी खोल लेंगे। हाँ, मतलब सब अपना करके खोल के उसके बाद ले जाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बभनान और छपिया के बीच में मनकापुर के, वहां जितने गांव हैं, उस गांव में आप जाएंगे ना, अब की बात तो हो सकता है चेंज हो गया हो, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ कि हर घर में रेलवे का आईना रहेगा टॉयलेट में, एकदम 100% जानिएगा। और फैन भी रेलवे का मिलेगा आपको, मतलब वहाँ फैन भी रेलवे का, क्योंकि उससे वो हटा नहीं पाते, जो रेलवे की हमारी लगी जाती है, क्योंकि अब तो फिलहाल नहीं निकाल पाते हैं अब। अच्छा, एक बात और है कि जहाँ की बात कर रहा हूँ, बभनान और छपिया के बीच में कोई एक स्टेशन छोटा सा, वहाँ ऐसा होता कि रात में कोई ट्रेन जा रही हो तो बभनान से कोई बंदा बैठ लेगा, चैनिंग कर देगा, ट्रेन वहाँ खड़ी हो जाएगी, और 5-6 लड़के ऐसे आएंगे जैसे लगेगा कि वो कोई क्या कहते हैं, टिकट चेकिंग करने वाले जो है, टिकट कलेक्टिंग क्या, हाँ टीटी हैं, उनको बुला लिया जाएगा, है ना, वो लगेगा कि वो हैं, अब आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा भी लेंगे। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, छपिया में ही ट्रेन रुकी, उसके बाद एक आया और कहा कि आप जो है टिकट चेक करवाइए। और हम नींद में थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखे, नींद टूटी तो हिलाया, कहा टिकट दिखाइए, और जा रहे थे उस समय हम लखनऊ उसी रूट से, तो क्या दिखाइए, हमने कहा कि देखे ऐसे उसको हम, उसकी एक आँख थी ही नहीं चश्मे के अंदर। हमने कहा आई कार्ड दिखाइए, किस पोस्ट में है रेलवे में आप? उसकी आंखें तो भाग गया हो, क्योंकि भाई एक बात बताइए मुझे, रेलवे में कलर ब्लाइंडनेस तो अडाप्ट रखता ही नहीं है, तुम्हारी तो कखिए पूरी गायब है। तो हम समझ गए कि भाई ये तो एक खेल है, हाँ बल्ब रिफ्यूज है तुम्हारा। तो ये रेलवे का ऐसी संपदा बना लेते हैं कि लूट लेते हैं, समझ गए आप? सार्वजनिक संपत्ति यानी भारतीय लोग ऐसे भी हैं, उनका ये कर्तव्य नहीं है, आपकी संपत्ति ठीक उसे सबकी है, वो हमें खाली क्या करना है, उसे यूज करना है, हम यूज करेंगे, फिर हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम वहां से हटेंगे दूसरा व्यक्ति बैठेगा, वही सुविधा चाहिए। यानी सार्वजनिक संपदा का मतलब ये होता है कि ये यहाँ सतत विकास की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ है ना, कि हम तो यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी यूज करेगी। हाँ, हैंड वॉश लेके चले आएंगे, उससे नहाते हैं, अब सोचिए, हाँ उसी से नहाते हैं, क्या करेंगे। चलिए, तो बात अब ये रह जाती है कि जिस एरिया का जो होता है उसे थोड़ा दर्द हो सकता है। तो 10वां मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ये हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी को संरक्षित रखो, हिंसा ना करो। इसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। आप समझिएगा कि देखिए, अगर आप व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं तो उससे सभी क्षेत्रों का एक कह सकते हैं उच्च विकास हो सकता है। उसका सतत प्रयास करिए, राष्ट्र आपका निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और अगर आप मिलजुल के नहीं काम कर रहे हैं तो क्या राष्ट्र आगे बढ़ेगा? यानी सामूहिक कार्य से देश का विकास होगा। ये दायित्व हम पे रखा गया, हमें कर्तव्य दिया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि देश उन ऊंचाइयों को छुएगा जहाँ की आप उम्मीद कर, जैसे कि हमारे देश की सरकार ने एक स्वप्न देखा है क्या, कि हम 2047 में देश को विकसित बना देंगे, है ना। ये थीम भी है हमारी इस आज़ादी के, जो अभी हाल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने अगस्त में, तो उसमें 15 अगस्त की थीम भी रही है ना। तो 2047 में हम जब इस बात को विकसित भारत का बात कर रहे हैं
तो जो हमारे कर्तव्य हैं जब उसका पालन नहीं करेंगे, सामूहिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, तो क्या विकास होगा देश का? नहीं ना। यहाँ सिर्फ आप ये सोचते हैं कि हम अपने लिए सब कुछ इकट्ठा कर लें और देश के पास कुछ भी ना हो, तो मुझे लगता है कि ना इनकम टैक्स की चोरी करनी चाहिए, ना सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचानी चाहिए, और ना ही इन कर्तव्यों की अवहेलना करनी चाहिए। एक मजेदार बात है कि जो संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य है, 10 की बात तो हो गई, जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी प्रतिपाल्य को, माता पिता का कर्तव्य है कि उनको स्कूल भेजें। ये लड़के नहीं, बच्चे नहीं कर्तव्य तुम आओ स्कूल, नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई गधा रहा, कहाँ जान रहा है, छोटा है। ये कर्तव्य माता पिता मम्मी पापा को दिया गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक का, प्रतिपाल का संरक्षक, प्रतिपाल क्या बच्चा, संरक्षक कौन? मान ली पापा कहीं और रह रहे हैं, दुबई रह रहे हैं, तो मम्मी संरक्षक है, नहीं अंकल जी संरक्षक, कोई संरक्षक होगा ना, तो स्कूल भेजने का कर्तव्य है उनका। अब वो ना भेजें, लेकिन ये होता है कि मम्मी लोग मार मार के भेजती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमेशा मार मार के भेज दे, कहेंगे जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम ना जाओ, जाना ही पड़ेगा आपको स्कूल। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है, और याद करना भी आसान है। पहले में सम्मान संविधान का, तिरंगे का और राष्ट्रगान का, दूसरे में क्या, राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उन महान क्रांतिकारियों के नाम, और तीसरा क्या, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, और चौथा क्या, आह्वान, देश की रक्षा करेंगे, जब बुलाया जाएगा चले जाएंगे दौड़े दौड़े, और पांचवें की जब बात करेंगे तो किस भावना का विकास करेंगे, भाईचारे का विकास करेंगे, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसी प्रथाओं पर त्याग करेंगे। क्या है, छठा क्या है, संस्कृति को महत्व देंगे, संरक्षण करेंगे। सातवां क्या, इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण है, वन है, झील है, इन सब का क्या करेंगे, हम संरक्षण करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, उनके प्राणी मात्र के दया भाव रखेंगे। इसके बाद 8वां क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ जो अंधविश्वास हो ना हो, और आगे बढ़े, मानववाद के लिए ज्ञानार्जन में सुधार करेंगे, जिससे हम क्या हो, आगे बढ़ें। इसके बाद क्या है कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम सुरक्षा देंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, धरना वगैरह देंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी संपत्ति से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जो 10वां मौलिक कर्तव्य उसमें कहता है क्या, हम सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, जिससे हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ जाए। यानी अगर हमारे ये ऐसा होता है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर सी बात है निरंतर देश ऊंचाइयों को छूता है। अगर हम सामूहिक रूप से कार्य नहीं करते हैं तो अकेले आप कोई काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी एक ही व्यक्ति नहीं, व्यक्तिगत तो करिए, साथ में समूह भी वर्क करते हैं तो देश आगे बढ़ेगा। ये किसका कर्तव्य है, हमारा। और उसके मम्मी पापा कर्तव्य कहाँ, 11वां में, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजने का मम्मी पापा का, और मम्मी पापा नहीं तो कोई संरक्षक जो उसका बच्चे का स्कूल भेजने का पूरा कर्तव्य है। यही बता दें कि दंडात्मक प्रावधान नहीं है, आप ये सब ना करिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं करते हुए पाए गए तो कुछ ऐसे भी इसमें बातें हैं जहां आपको अन्य संसद द्वारा बनाई गई कुछ विधियों के अधीन दंड दिया जा सकता है। यहाँ तो कोई उपचार नहीं है, लेकिन अन्य विधियों में कुछ बातें ऐसी, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करके देख लो, देश के खिलाफ बोल के देख लो, गाय को मार के देख लो, चलती हुई गाय को, सांड को मार के देख लो, काट के देखो तो सार्वजनिक स्थल पे, समझ में आ जाएगा क्या है। जाइए पेड़ पौधों को काट गिरा दीजिए ना, देखिए तो इसमें नहीं है उपचार, लेकिन संसद द्वारा बनाई गई अन्य विधियों में उसका उपचार है। तुम्हारा हलाल ही कर देगा वो। जैसे देख रहे गाय को छू पा रहा है, गाय हमारी माता है, कोई कुछ कर पा रहा है बताइए, नहीं ना। पेड़ काट ले, किसी को काटना, कोई काट लेता है क्या, नहीं काट पाता है ना। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि ये 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बता दूं आपको मैं, ये खासकर जो आपका पर्यावरण है, ये 6वां, ये महत्वपूर्ण है, और 7वां तो पूछा जाता है बहुत बार पूछा भी गया है, और 8वां पूछा गया बहुत बार, और जो 11वां है ये याद होना चाहिए आपको। बस 2-3 ऐसे होते हैं जिन्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक पता आपको समझ में बातें आ गई होंगी, और बहुत आसानी से आई होंगी। आनंद लीजिए, अच्छा लगे जरूर शेयर करिए, धन्यवाद।